तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। आज मैं फिर से इन वीडियोस को अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं भारत का इतिहास को समझना, हमारी जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 एन आई वर्स हिस्ट्री का, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला है भारत के इतिहास को समझना, कि भारत के इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। क्या सिर्फ लड़ाइयों को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं या फिर इसका रीज़न क्या है हमें पढ़ने का। तो भारत के इतिहास को समझना इसीलिए ज़रूरत है हमें, क्योंकि इतिहास जो भी रहा है भारत का, जिसमें हमें 100 चीज़ें पता चलती है। जैसे कि वहाँ पे किस तरह से सिक्के चलते थे, कौन राजा होते थे, प्रजा कौन होती थी, उनका क्या कार्य होता था, वो आपस में किस तरह से बात ही करते थे, कौन सी लैंग्वेजेस थी उनकी। इस सब को समझने के लिए हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, के जो इतिहास चला गया उस टाइम तक ना आप थे ना हम थे, तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक हिस्टोरियन की, जो इतिहास को अच्छी तरह से समझ के पढ़ के हमें बता सके। क्योंकि हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं होगी कि अगर हमको कोई सिक्का दे दे या अभिलेख दे दे कि हाँ भाई बताओ ये क्या है, तो हम लोगों ने इसकी स्टडी नहीं करी है, तो हम कैसे बता पाएंगे। उसके लिए इतिहासकारों की आवश्यकता होती है, जो कि जितने भी स्रोत है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो आपके किसी पे गाड़े गए हों, जैसे कि अभिलेख मिलते हैं, तो उनको देखकर समझकर बता सके। साथ में ही हमें ये भी ध्यान रखना होता है इतिहासकारों को, कि जो उनको स्रोत मिल रहे हैं उन पर वो पूरा भरोसा ना करें, क्योंकि स्रोतों को मिटाया जा सकता है। अब जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता की बात इसमें सबसे पहले की गई है, कि हड़प्पा सभ्यता को काफ़ी लोगों ने देखा। पहले चार्ल्स मैनसन ने देखा कि 1826 में कि भैया ये है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसमें, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी उसके ऊपर। लेकिन 50 साल बाद उसको किसी और ने चेंज कर दिया कि हाँ भाई ये तो भाई ऐसे नहीं था, ऐसे हुआ था। उसके बाद फिर 50 साल बाद कोई आया, उन्होंने फिर अपनी वो रख दी कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था कि यहाँ पे एक सभ्यता थी जो कि बहुत अच्छी पनपी, लेकिन किसी वजह से वो बंद हो गई। तो इतिहासकार तरह तरह के सत्यों की पुष्टि करते हैं कि भाई उनके एक एक पहलू को देखें। अब जैसे राजा हर्षवर्धन का इसमें नाम लिया गया है, कि राजा हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने अपने जो बारे में लिखवाया गया था उसमें ये लिखवाया गया था कि वो कभी नहीं हारे थे। लेकिन वहीं जो उसी टाइम के चालुक्य पुलकेशिन जो थे, उनके हाथों उनकी हत्या हुई थी। ये उनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है, चालुक्य पुलकेशिन के। तो इसका मतलब क्या है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा गया है। हमारा काम ये होता है कि उसमें से हम जो भी सच है उसको ना देखें। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है ऐसे हुआ। इसका आप एक लाइन में याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि मे बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है आपके, कि इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का मतलब ऐसा हुआ, कि ऐसा ही हुआ, जब भी हुआ इस तरह का हुआ। उसके बाद ये महाभारत के बारे में बताया गया है, कि उदाहरण के लिए आपके महाभारत है, इसमें दो भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी गाथा है। अब इतिहास में पहले तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ मिलता था उसी को हम लोग इतिहास में इंक्लूड करते थे। उसके बाद जो मौखिक कथाएं थी उनको भी हम लोग स्टार्ट कर दिया इतिहास के अंदर लाना। जैसे कि इन्होंने महाभारत की बात करी है, तो महाभारत के ऊपर, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये लिखा हुआ नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, बट ये एक रचना थी। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सच्ची वो थी, जो कि दो राजाओं के बच्चों के बीच में युद्ध हुआ, उसकी रचना थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी एक कहानी है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा धार्मिक साहित्य, कि अब धार्मिक साहित्य से क्या कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इन्हें वेद कहा जाता है। जो भी धार्मिक साहित्य होते हैं वेद होता है। आपको पता है बच्चों, 4 वेद होते हैं, चारों का नाम एकदम याद कर लेना आप। इनकी जो रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से 5 ईसा पूर्व तक रही थी। लेकिन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके 4 नाम याद रखना। क्या क्या नाम हैं आपके? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिनमें अलग अलग चीज़ थी। जो ऋग्वेद में थी प्रार्थनाएं, कि हम लोग किस तरह से प्रार्थनाएं अपनी पहुंचा सकते हैं भगवान तक। उसके अलावा जो 3 वेद थे उनमें प्रस्थाएं, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुराण थे। जैसे कि आपका अनुष्ठान किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाए, मंत्र कौन कौन से मंत्र बोले जाए, और पौराणिक कथाएं जो भी थी वो थी आपकी अथर्ववेद में। उसके बाद आपका रामायण और महाभारत, इन दो महाकाव्यों की सुनना। अब क्या हुआ देखो,
इतिहास को किस तरह से तोड़ा मोड़ा जाता है मैं आपको अब समझाता हूँ। जब सबसे पहले महाभारत का सबसे पहला जो वो निकला था, कॉपी निकली थी, तो उसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय गीत था, यानी कि विजय का गान। लेकिन आगे चल कर के इसको चेंज किया गया, इसमें 8800 श्लोक की जगह 24,000 श्लोक कर दिए गए। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई जो कि एक्चुअली थी भी नहीं वहाँ पे, ताकि लोग इन्हीं पे भरोसा करें। तो बाद में इनको 24,000 श्लोक बना दिए गए। 24,000 श्लोक हो गया और इसका नाम हो गया भारत, क्योंकि ये भारत के बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, भरत वंश के, तो इस वजह से इसका नाम हो गया 24 भारत। उसके बाद इन 24,000 को फिर मॉडिफाई करा गया और 1,00,000 श्लोक बना दिए गए इसमें, और इस तरह से इसको महाभारत नाम पड़ा। इसी प्रकार जब सबसे शुरू में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो उसमें 6,000 श्लोक थे, लेकिन उसमें आगे चलकर 12,000 फिर 24,000 श्लोक बना दिए गए। तो इस तरह से इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा जाता है कि मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, महाभारत में भी हो सकता है कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई हो जिसमें काफ़ी खून गया हो लोगों का, इधर का भी उधर का भी, उसी को बढ़ा चढ़ा करके कि ऐसा हुआ था वो लिख दिया हो और हम लोग उसी पे विश्वास करते हो आज तक। ठीक है सॉरी। उसके बाद इसमें वैदिक कालों के बारे में बताया गया है कि वैदिक में पहले इतने अनुष्ठान थे, फिर इसमें इतने अनुष्ठान हो गए। जैन और बुद्धों के बारे में बताया गया है। इसमें आपके लिए एक वर्ड आएगा जातक। जैन और बुद्धों की जब भी बात आएगी तो धार्मिक साहित्य के दृष्टिकोण से जातक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जातक किसे कहते थे? जो भी गौतम बुद्ध के पुराने जन्म थे, 550 जन्म, उनकी हर एक जन्म की एक कहानी थी जिसे एक जातक कहा जाता था। तो अगर आपके पास जातक आए तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के पहले के जन्मों की कहानी थी। अब धार्मिकेतर साहित्य क्या होता है? ये वहाँ पे आते हैं कि जहाँ पे आपको धर्म के आधार पर किसी को दंड देते हैं या उसका हम लोग कार्य निर्धारण करते हैं कि भैया इसने ये कार्य किया है तो इसको इसके हिसाब से ये रिवॉर्ड या फिर आपका जो भी है मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली ग्रंथ जो थी वो थी मनुस्मृति। स्मृति एक ऐसी किताब थी जो कि अगर आज होती तो अभिशाप होती लोगों के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जिसमें आपके सती प्रथा इंक्लूड थी और आपका कि लेडीज़ को पढ़ने नहीं दिया जा सकता और उनको पर्दे में रखा जा जाए, मतलब इस तरह की जितनी भी बंदिशें थी वो सब मनुस्मृति के अंदर थी। साथ में अछूतपना वगैरह वगैरह उल्टी सीधी चीज़ें सारी इसमें थी, इसीलिए इसको जला दिया गया था, बाबा साहेब द्वारा जला दिया गया था। उसके बाद जो सबसे पहला व्याकरण का सबसे पहला जो भी ग्रंथ था वो अष्टाध्यायी थी, जिसकी रचना काल विद्वानों ने 700 ईसा पूर्व लगभग माना है। ठीक है। उसके बाद कालिदास ने लिखे थे काफ़ी सारे ग्रंथ। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए थे इनको पढ़ करके हम जो इतिहास को समझते हैं वो चीज़ें इसमें लिखी गई है, और बाकी तो इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अब गैर साहित्यिक तो स्रोत वो हो गए जो हमें लिखे हुए पाए गए थे। अब जो गैर साहित्यिक स्रोत है वो उसमें आपका आ गया अभिलेख। अभिलेख क्या होता था कि किसी भी पत्थर पर आपने कुछ लिख दिया गाड़ करके, उसको हम लोग अभिलेख कहते थे। अब पत्थर पे लिख दिया या पेड़ पे लिख दिया या इमारतों पे लिख दिया तो अभिलेख कहा जाता था उसको। अभिलेख, लेकिन इनको ना अभिलेख को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि उनकी लैंग्वेज हमें आए पढ़नी। दूसरी चीज़ ज़रूरी थी जो लिखा हुआ है वो सब सही भी नहीं हो सकता। आपको पता है इतिहास को किस तरह से तोड़ा मोड़ा गया है, हर राजा अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवाता था। ठीक है। तो अभिलेख में ये होता है, कुछ अक्षर मिट जाते हैं समय के साथ, तो ये सारी चीज़ जो है अभिलेख का वो भी होता है। उसके बाद आपका सबसे पहले सम्राट अशोक थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाने का शिलालेख लिखवाने में सबसे पहल करी थी, और उनके शिलालेख पढ़े भी गए। जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी थी वो खरोष्ठी लैंग्वेज थी, यानी कि आप ब्राह्मी हिंदी में, यानी कि आज जो लैंग्वेज है वो देवनागरी, वो लगभग उसी से मिलती जुलती लिपि में उन्होंने लिखवाई थी, जो कि हमारे अशोक सम्राट थे। ठीक है। लास्ट में वही लिखा गया कि इस प्रकार में हम स्वीकार करने में कुछ बाधा है। उदाहरण के तौर पर कहीं अक्षर काफ़ी खुदरे हैं, कहीं हल्के हैं, इसलिए उन्हें पूरा तक नहीं समझा जा सकता। ठीक है। उसके बाद अगला आता है सिक्के। आपको पता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इतिहास को समझने के लिए कि किस ज़माने में कौन से सिक्के चलते थे। अगर कहीं पे आपको दिखेगा भैया तो तांबे के सिक्के चल रहे हैं तो आप समझो कि हो सकता है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कम रही हो। कहीं सोने की व्यवस्था, सोने के सिक्के थे जैसे कि गुप्त वंश में थे, तो आपको लगेगा हाँ भाई यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए सोने के सिक्के
यहाँ पर चलन में है। सिक्कों पे उनके राजा के फ़ोटो छपवाई जाती थी, फ़ोटो नहीं नाम छपवाया जाता था कि हाँ भाई इन्होंने दिया है, उनकी कुछ प्रशंसाएँ भी होती थी। तो सिक्के जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हमारा वो करते हैं इतिहास को समझने के लिए। सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएँ चलाई थी वो कुषाणों ने चलाई थी, जो साउथ में रहते थे कुषाण। उसके बाद जो स्वर्ण गुप्त मुद्राएँ गुप्त वंश में चली वो सबसे अच्छी थी, मतलब परफेक्ट कहते हैं ना, वो थी गुप्त वंश में। उसके बाद फिर से वो मुद्राएँ हर्ष होने लगी, चांदी की भी बनी, उसके बाद आपकी पीतल की भी बनी, ठीक है। और सब में लास्ट में आपको यही मिलेगा कि इन पे पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद पुरातत्व मतलब पुराने तत्व, मतलब जो भी खुदाई में मिले, पुराने जो भी तत्व बचे, हर जगह खुदाई हुई, खुदाई नहीं हुई तो कहीं ऐसे मिले, उनसे हम इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी 2500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी में जन्मी थी, तो उसके लिए जो भी इसमें पुरातत्व मिले कि खोदा, वहाँ पे हमने देखा कि भैया ये दीवारें खड़ी हैं, उसके बाद और खोदा, उनमें औजार मिले, तो ये पुरातत्व होते हैं। पुराने जो खुदाई में मिले गए तत्व होते हैं, उनसे हम इतिहास को किस तरह समझते हैं। जैसे कि पहले आपको सबसे पहले जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर जो औजार थे वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनते थे। उसके बाद उसकी मिडिवल हिस्ट्री आई तो उसमें पत्थर थोड़े छोटे हो गए और नुकीले हो गए। और जब उसके बाद आपकी हिस्ट्री आई, इसको आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत नुकीले और छोटे पत्थर होने लगे ताकि वज़न भी ना हो और शिकार भी हो जाए उनका। तो ये पुरातत्व से मिलते हैं आपको जो भी होता है। और इसमें देखो, इसमें एक बात कही गई है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो भी संस्कृति थी उसको जिस भी लिपि में लिखा गया था वो आज तक भी पढ़ा नहीं गया है कि उसमें क्या है क्या नहीं, उसको आज तक नहीं पढ़ पाए लोग। अगर पढ़ पाए थे तो शायद कुछ और हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल पाता कि वहाँ के लोग किस तरह से थे, क्या करते थे। इस तरह की आपको बात मिल सकती है इसमें। बात विदेशी यात्रियों के वृतांत। विदेशी यात्रियों के वृतांत मतलब जो विदेशी यात्री आए हमारे इंडिया में, जैसे जिनमें 2-3 नाम बहुत ज़्यादा चीनी जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा नाम है। जैसे कि आपका इसमें लिखा गया था फाहियान और ख्वात सिंह, ये दोनों नाम थे जो इन्होंने, और एक यांग और थे, यांग, उनका भी बहुत ज़्यादा नाम था कि इन्होंने इंडिया में आए और इन्होंने देख देख करके इंडिया में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। चाहे कुछ तो लोग यात्री की तरह आए, कुछ गुप्तचर की तरह आए, या अलग अलग टाइप से जो भी लगा है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इंडिया को देख करके। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ करके हमारे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सबसे पहला नाम जो है वो इंडिका नामक ग्रंथ है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक ग्रीक ग्रीक का राजदूत आया था, उसने देखा था यहाँ पे क्या है, और तब उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको आज भी पढ़ करके हम समझ पाते हैं कि उस टाइम पे क्या रहा था, क्या नहीं रहा था, क्या समाज था, कैसी गतिविधि होती थी, आर्थिक किस तरह से हमारा उन्नति थी। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, जैसे चीनी यात्री मैंने आपको बताया, उन्होंने बौद्धों के बारे में बहुत लिखा, बुद्ध जो भी थे उनके बारे में उन्होंने लिखा कि वहाँ पे किस तरह से उनको माना जाता है। इतिहास की बदलती अवधारणाएँ। अब इतिहास को बदलती अवधारणाएँ से आप साफ-साफ समझ रहे होंगे कि ये क्या क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन का बोध्य नहीं था, मगर यह सही नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिखी हुई पाएँ तभी उनको मानें। क्योंकि चलिए आज से मान लीजिए 2000 साल पहले तक हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, वो उन लोगों ने लिख कर के हमें इतिहास दिया है। लेकिन उससे पहले जो भी थी, जब इंसान पेड़ों से नीचे आया ही था, तब उनका कौन-सा इतिहास था, वो लोग तो लिखना जानते नहीं थे। तो वहाँ के हम लोग कुछ और तत्व लेते हैं, कुछ मौखिक कथाएँ होती हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई हम बंदर से इंसान बने। अब तो साइंटिफिक प्रूवन है, बट पहले जो लोग थे जो साइंटिफिक प्रूवन नहीं करते थे, वो मौखिक कथाओं पे के आधार पर मानते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने इतिहास में लेते हैं जो कि पहले नहीं लेते थे। पहले मौखिक कथाओं को नहीं लेते थे। अब जो स्रोत मिलते हैं उनसे भी देख कर के हम लोग करते हैं कि हाँ भाई ये क्या है। उसके अलावा जो जैसे वेदों में लिखा गया है उनके द्वारा पढ़ कर के बताते हैं। प्राचीन भारत की आधुनिक खोज 1765 में जब बंगाल और बिहार की ईस्ट कंपनी आई। अब 1765 से शुरू हुआ था हमारा इतिहास को खोदना, क्योंकि इंडियंस ने कभी अपने इतिहास को ऐसा देखा नहीं कि पहले क्या वो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड है। पर 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने जानना शुरू करा कि ये लोग पहले रहते कैसे थे, क्या रहा है इनके बारे में, ताकि उन पर और अच्छी तरह हुकूमत कर सके। और बाकी इसमें ऐसा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं आपको बता चुका हूँ इससे ऊपर।
भारतीय इतिहास की विषय वस्तु। लास्ट पॉइंट आपका यही रह गया है, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु। अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए विद्यार्थी को समाज के विभिन्न पक्षों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। इन पक्षों को विषय वस्तु कहते हैं। इतिहास के कई पक्ष हैं, कुछ पक्ष लड़ाई के हैं, कुछ पक्ष वहाँ के आर्थिक स्थिति के, कुछ सामाजिक स्थिति के, कुछ राजा पक्ष के हैं, कुछ प्रजा पक्ष के हैं। तो सभी पक्षों को समझना विषय वस्तु कहलाती है कि हर एक विषय के बारे में हम लोगों को पूर्ण ज्ञान हो, ताकि हम लोग इतिहास को सही बता पाए। आज भी काफ़ी लोग होते हैं जो कि इतिहास को तोड़ मोड़ के बताते हैं कि भैया ऐसे था ऐसे था ऐसे था, लेकिन जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन्होंने उनके उस बारे में पढ़ा है, उसी को उसके बारे में पता होता है कि ये घटनाएं घटी हैं, क्यों घटी हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या था और क्या ये सच में घटी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए आपको इतिहास की विषय वस्तु को अच्छी तरह से सभी पहलू को पढ़ना होगा। तो इसी के साथ ही आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें मैंने मेन पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।